आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। तो ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो फैसला आया, ये आरएसएस और भाजपा प्रायोजित फैसला है। न्यायपालिका के मापदंडों के आधार पर आया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी के दबाव में ये फैसला आने की ज्यादा संभावना है। पहली बात यह है कि इस जजमेंट का हम विरोध किस बैकग्राउंड पर कर रहे हैं। न्याय के कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस जजमेंट का हम विरोध किस बेस पर कर रहे हैं। पहली बात, भारतीय लोगों को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि साइंटिफिक सबूत थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आरोपी घोषित करने के लिए साइंटिफिक सबूत थे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को आरोपी सिद्ध करने के लिए साइंटिफिक सबूत थे। और वह मालेगांव बम ब्लास्ट केस में शामिल किए थे, प्रस्तुत किए थे। सबसे बड़ा सबूत यह है कि दयानंद पांडे के लैपटॉप को जब्त किया गया एटीएस द्वारा, और दयानंद पांडे ने एक खास काम किया कि उसने जो मालेगांव बम ब्लास्ट के सिलसिले में कुल मिलाकर 4 मीटिंगें की थी, उन मीटिंगों का उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा। जो सीक्रेट मीटिंग चल रही थी उसका उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा, और एटीएस प्रमुख के द्वारा, तत्कालीन एटीएस प्रमुख के द्वारा दयानंद पांडे के लैपटॉप को हिरासत में लिया गया। तो कुल मिलाकर 48 ऑडियो और वीडियो उसके लैपटॉप के जरिए से मिले, और उन 48 ऑडियो और वीडियो को आधार बनाकर केवल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे, इन आरोपी लोगों के ऊपर, इन ब्राह्मणवादी आरोपी लोगों के ऊपर केवल बम ब्लास्ट का आरोप नहीं लगाया गया, तो भारत के संविधान को ध्वस्त करना, भारत के संविधान को नष्ट करने की साजिश के तहत ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, मगर मालेगांव कोर्ट केस मामले में जो 4 मीटिंगों का आधार है, पहली मीटिंग जो हुई थी वो भोपाल में 2008 में हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे, इनके द्वारा भोपाल में 2008 में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हेमानी सावरकर, पुरोहित, दयानंद पांडे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये प्रमुख थे। अब हेमानी सावरकर कौन है? तो हेमानी सावरकर वो महिला है जो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है बम ब्लास्ट में, और वो सावरकर की बहू थी। जिन सावरकर को लोग महान मानते थे, उसकी बहू के आतंकवादी व्यवहार से वो सावरकर का ही आतंकवादी परंपरा चलाने में महान थी। इस बात सामने आया। भोपाल के 2008 के मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, ये बात कोर्ट में पेश की गई है। मालेगांव कोर्ट केस में इन 4 मालेगांव के संबंध में जो प्राइमरी सोर्स है, जो साइंटिफिक सोर्स है, उसको आधार बनाकर कोर्ट में
भोपाल के 2008 के मीटिंग का ब्यौरा दिया गया है, बल्कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, शब्दांकन किया गया है और वर्ड टू वर्ड शब्दांकन करके मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में जो 4 महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी उसमें भोपाल के 2008 के मीटिंग का जिक्र है। उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया? उस मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव एक तहसील है और वह मुस्लिम बहुल एरिया है और उसके कारण वहां बम ब्लास्ट करना है। यह भोपाल के 2008 के मीटिंग में तय हुआ, मगर कहां बम ब्लास्ट करना है यह तो तय हो गया, लेकिन आरडीएक्स कौन प्रोवाइड करेगा यह भी बात चर्चा में आई। तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे, हिमानी सावरकर इन आतंकवादी ब्राह्मणों को एश्योर किया कि आरडीएक्स मैं दूंगा। ये कोर्ट के कार्रवाई में ये रिकॉर्ड है। मोहन भागवत को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये सारे पर्याप्त सबूत कोर्ट में सबूत पेश किए गए हैं। तो पुरोहित ने यह अश्योर किया कि मैं आरडीएक्स प्रोवाइड करूंगा। इस पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जवाब दिया, अगर आप आरडीएक्स देते हो तो मैं बम के एक्सपर्ट लोग आपको दूंगी। यानी तय हो गया कि पुरोहित मिलिट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो इन टेररिस्ट ग्रुप का मुख्य लीडर है और वो आरडीएक्स देगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कह रही है कि बम फोड़ने का जो काम है उसके लिए एक्सपर्ट बम फोड़ने वाले लोग चाहिए, वो मैं दूंगी। वो 2 लोग होंगे, ज्यादा नहीं, वो मैं दूंगी। जून 2008 को इंदौर में दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। मालेगांव बम ब्लास्ट के सिलसिले की मैं बात कर रहा हूं। जून 2008 में इंदौर में दूसरी मीटिंग संपन्न हुई। उसमें प्रज्ञा ठाकुर ने रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे, यह 2 आदमी को लेकर उस मीटिंग में आ गई थी। पिछली मीटिंग में तय हुआ था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2 लोग देगी, मगर इंदौर में जो जून 2008 में मीटिंग हुई तो ये सारे लोग वहां उपस्थित हुए, टेररिस्ट, आरएसएस से, बीजेपी के, सावरकर के खानदान के। और इसमें खासियत यह है कि ये सारे के सारे आरएसएस के ब्राह्मण जाति के लोग हैं। हिमानी सावरकर चितपावन ब्राह्मण, प्रज्ञा सिंह ठाकुर चितपावन ब्राह्मण। देखो, इस देश को अगर किसी कम्युनिटी से खतरा है तो मौन जाति के चितपावन ब्राह्मण से खतरा है। तो इंदौर के 2008 की गुप्त मीटिंग में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जैसा भोपाल की मीटिंग में बोला था, वैसा उसने अपने 2 लोग उस मीटिंग में लाए। एक का नाम रामजी कालसंगरा है और दूसरे का नाम संदीप डांगे है। इनको लेकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर वहां आई और इन दोनों को दयानंद पांडे के हवाले प्रज्ञा सिंह ने किया। क्रोनोलॉजी बीजेपी वाले लोग
बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी को समझो, क्रोनोलॉजी को समझो। मैं क्रोनोलॉजी बता रहा हूं इन आतंकवादी लोगों की। तो जून 2008 के इंदौर के मीटिंग में जैसा बोला गया था वैसा 2 आतंकवादी लोगों को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दयानंद पांडे के हवाले किया। एक का नाम रामजी कालसंग्रा है और दूसरे का नाम संदीप डांगे है। उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सभी के बीच में एक शिकायत की। क्या शिकायत की कि कर्नल पुरोहित हमारे लोगों को अभी तक आईडीएक्स नहीं दिया है। मैं मालेगांव कोर्ट में पेश किए गए सबूत के आधार पर बोल रहा हूं। ये सारे सबूत मालेगांव कोर्ट केस प्रक्रिया में पेश किए गए हैं। इनका लीगल वैल्यू है। तो पुरोहित ने शिकायत किया कि प्रज्ञा सिंह ने शिकायत किया कि पुरोहित तो बोला था मैं आईडीएक्स दूंगा, मगर अभी तक पुरोहित ने हमारे उन 2 बंदों को आईडीएक्स नहीं दिया है। ये सबके सामने शिकायत की। दयानंद पांडे इस पर बोला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हमें जल्द से जल्द तुम जैसा बोले हो वैसा आरडीएक्स हमें प्रोवाइड करो। यह ब्यौरा पूरा वर्ड टू वर्ड बहुत विस्तार से है, कई पन्नों में है। मैं केवल उसका जिस्ट बता रहा हूं, उसका आधार बता रहा हूं। ये प्राइमरी साधन है, प्राइमरी सबूत है और साइंटिफिक सबूत है। तो पांडे ने पुरोहित को बोला कि हमको जल्द से जल्द तुम आरडीएक्स दे दो। तीसरी मीटिंग इंदौर के में जुलाई 2008 को हुई थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शिकायत किया था और उसके आधार पर दयानंद पांडे बोला था कि हमें जल्द से जल्द आरडीएक्स दो। ये तीसरी मीटिंग है, जुलाई 2008। चौथी मीटिंग हुई, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और यह आखिरी मीटिंग थी मालेगांव के बम ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। तो यह मीटिंग उज्जैन में 2008 के अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में हुई, पहले हफ्ते में हुई। 2008 के अगस्त महीने के पहले वीक में, पहले हफ्ते में मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में कर्नल पुरोहित अपना खास आदमी राकेश धावड़े को लेकर आया। ये मीटिंग कहां चल रही है? उज्जैन में चल रही है। देखो, भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। तीसरी मीटिंग दोबारा इंदौर में हुई जुलाई 8 में। जून में इंदौर में हुई दूसरी मीटिंग। तीसरी मीटिंग फिर उज्जैन में हुई, तीसरी मीटिंग इंदौर में हुई और चौथी मीटिंग फिर उज्जैन में हुई। तो बीजेपी की सत्ता है। जिस प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है उस प्रदेश के जिलों में ये 4 मीटिंगें हो रही है और उनको लग रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है और हमें कोई पकड़ नहीं सकता। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो आखिरी मीटिंग हुई उज्जैन में, उस मीटिंग में कर्नल प्रसाद पुरोहित ने अपना खास आदमी राकेश धावड़े को लेकर आया। उसने राकेश धावड़े को कहा कि तुम पुणे जाकर प्रज्ञा के लोगों को आईडीएक्स दे दो। यह आदेश किसने दिया? पुरोहित ने दिया। किसको? उस मीटिंग में आदेश दिया सबके सामने, क्योंकि पिछले मीटिंग में प्रज्ञा नाराज थी और पुरोहित ने अपना आदमी सामने किया और प्रज्ञा सिंह ने अपने कालसंग्रा
को आगे किया, रामजी कलसंगरा को, और संदीप डांगे को आगे किया, तो पुरोहित ने अपने आदमी को आगे किया जिसका नाम है राकेश धावड़े। उसने यानी पुरोहित ने राकेश धावड़े को कहा कि तुम पुणे जाओ, पुणे महाराष्ट्र में है, और पुणे ये चित्पावन ब्राह्मण का गढ़ है। आज एक समय में ये छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ था। तो पेशवाओं की सत्ता पुणे में आई और शिवाजी महाराज के वारिस की सत्ता सतारा में रही। तो सारे दुष्ट ब्राह्मण जहां पावर इकट्ठा हुई वहां आ गए। आज भी पुणे के ब्राह्मण आरएसएस बीजेपी को वो दुष्ट माइंड देते हैं। तो राकेश को पुरोहित ने कहा पुणे जाओ और प्रज्ञा के लोगों को, दोनों लोगों को आरडीएक्स दे दो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 अगस्त को वह पुणे गया। कौन? राकेश धावड़े। और 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक वहां वो रुका और वहां उसने आरडीएक्स लिया और वह प्रज्ञा के 2 लोगों को, टेररिस्ट ब्राह्मणों को दिया। फिर आगे क्या हुआ? सितंबर में बम ब्लास्ट हुआ। इन 4 में से 2 मीटिंग में दयानंद पांडे ने खुद 2 मीटिंग को रिकॉर्ड किया, दूसरे ने 2 मीटिंग को रिकॉर्ड किया। और जब महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख ने, करकरे जी ने, जब ये लैपटॉप जब्त किया तो दयानंद पांडे के लैपटॉप से 48 वीडियो और ऑडियो मिले। और जो मालेगांव केस चली तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट लोगों ने यह सिद्ध किया कि यह बम ब्लास्ट इन आरएसएस के लोगों ने किया है। उसके कॉल डिटेलिंग प्राप्त हुए हैं और कॉल डिटेलिंग प्राप्त होने के बाद इन 4 लोगों को तो रिहाई करने का सवाल ही नहीं था, मगर इन लोगों को रिहा करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोगों ने करवाया है। ये हमारा अंदाज है, क्योंकि कोर्ट को जो मालेगांव बम ब्लास्ट के सिलसिले में जो 4 महत्वपूर्ण मीटिंगों का वीडियो ऑडियो को ट्रांसक्रिप्ट करवाया, शब्दांकन करवाया और कोर्ट में पेश किया और फॉरेंसिक आधार पर वह उसकी सत्यता भी हुई कि यह अपराध इन आरएसएस के आतंकवादी ब्राह्मणों ने किया है। फरीदाबाद में 2008 में गुप्त मीटिंग हुआ था और उसमें बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे। केवल मालेगांव बम ब्लास्ट का मामला आरएसएस से संबंधित नहीं है, बल्कि बीजेपी के लोग भी इस बम ब्लास्ट में लगभग 23 जगह बम, 22 से 23 जगह बम ब्लास्ट किए हैं। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों के ऊपर बम ब्लास्ट करने का आरोप सिद्ध हुआ और 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो कानून के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में 3 लोगों को आरोपी घोषित किया गया, जिसमें सुनील जोशी मध्य प्रदेश का आरएसएस का प्रचारक भी शामिल था और किस वजह से उसकी अचानक मौत हुई, इसको लेकर सुनील जोशी के परिवार ने
आरएसएस के ही कुछ लोगों पर केस दर्ज किया था कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला। सुनील जोशी मृत व्यक्ति है, मगर अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में उसको आरोपी घोषित किया गया। फरीदाबाद की मीटिंग में क्या हुआ था, जरा फरीदाबाद की मीटिंग का हम हवाला देखकर आपको बताना चाहते हैं। क्यों सरकारी वकील ने मान्य किया है कि हाँ ये इनके ऑडियो है, ये इनके वीडियो है, इनकी गुप्त मीटिंग हुई है, और इन साइंटिफिक रिकॉर्ड को आधार बनाकर ये मान्य किया गया है। साथियों, फरीदाबाद में 2008 में एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में बीजेपी के सांसद भी थे। उस मीटिंग में विद्यमान आरएसएस का चीफ मोहन भागवत का जिक्र किया गया। उस मीटिंग में, फरीदाबाद की सीक्रेट मीटिंग में, कई जगह पर हम ही लोगों ने बम ब्लास्ट किए हैं, यह मान्य किया गया। और जो लैपटॉप में फरीदाबाद के वीडियो को ट्रांसक्रिप्ट किया माननीय करकरे जी ने, और उसको कोर्ट में दाखिल किया, और फरीदाबाद के मालेगांव के मीटिंगों के गुप्त रिकॉर्ड के आधार पर इन आरएसएस के आतंकवादी लोगों की मंशा क्या थी, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। क्या कहता है एफआईआर? एफआईआर यह कहता है कि आरएसएस के लोगों ने केवल बम ब्लास्ट नहीं किए, तो भारत की संवैधानिक संरचना को उद्ध्वस्त करने के मंशा से बम ब्लास्ट किए। एफआईआर क्या कह रहा है? फरीदाबाद की मीटिंग में क्या हुआ, ये कोई नेशनल मीडिया बताने वाला नहीं है। फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग में भारत के संविधान का ढांचा बदलने के लिए हम लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं, यह बात लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मोहन भागवत का जिक्र करके बीजेपी के सांसदों का स्वागत करके घोषित किया हुआ है। अच्छा है करकरे जी ने इन सारे बातों को लीगलाइज किया। भले ही तुम जजेस को मैनेज कर सकते हो, मगर उन लीगल रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हम मान्य नहीं करते हैं, जो जजमेंट दिया गया हमें मान्य ही नहीं है। तो मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुरोहित ने जो ट्रांसक्रिप्ट किया गया है पेज नंबर 61 पर, पुरोहित ने यह कहा अपने अन्य आतंकवादी साथियों को, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वील फाइट द नेशन, दिस नेशन इज नॉट आवर्स। इसलिए मैं कह रहा हूं कि फरीदाबाद के गुप्त मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मान्य किया कि भारत देश ब्राह्मणों का नहीं है। और अभी जो दिल्ली में 70 मौलानाओं के साथ मोहन भागवत ने जो गुप्त मीटिंग की, वो मीटिंग का पर्पस मालेगांव बम ब्लास्ट के जजमेंट के साथ था। अब समझ में आ गया कि मुसलमान प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो मुसलमानों के कुछ दलाल किस्म के, आरएसएस बीजेपी के चाटुकार किस्म के जो इलियासी मौलाना जैसे जो लोग हैं, और जिन्हें मुसलमान भी मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को लेकर उसने मीटिंग किया। तो ये उसका संदर्भ है। मगर भागवत जानवर का डॉक्टर भले ही बाहर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, सभी का डीएनए एक है ऐसा गलत प्रचार कर रहा है, मगर
फरीदाबाद के 2008 के मीटिंग में पुरोहित ने कहा दिस नेशन इज नॉट आवर्स, यानी शब्दशः इसका अनुवाद हुआ कि यह राष्ट्र हम चितपावन ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, वी विल फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन, हमें संविधान को ध्वस्त करना है और जो भारतीय मूल प्रजा है, बहुमूल निवासी बहुजन प्रजा है, उनके खिलाफ हमें षड्यंत्र करना है। यह बम ब्लास्ट का एजेंडा उसने बताया। पुरोहित ने पेज नंबर 64 पर यह बताया, वी हैव टू फाइट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट आवर इंडिपेंडेंस। आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने बोला था कि 2014 के बाद असली आजादी मिली है, 47 को नहीं मिली है। तो संदर्भ के साथ है कि 2013 तक इन टेररिस्ट आरएसएस के ब्राह्मणों को मोकक्का के तहत जमानत मिलना मुश्किल होता था। 2014 में आरएसएस और बीजेपी ने ईवीएम घोटाला किया, केंद्र में सत्ता लाई और केंद्र में सत्ता लाकर अगर पहला कोई बड़ा काम किया तो इन टेररिस्ट ब्राह्मणों को जो जेल से उनको जमानत नहीं मिल पा रही थी उनको रिहा किया। तो पुरोहित कह रहा है हमें संविधान के खिलाफ लड़ना होगा, हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। इसका मतलब है कि एटीएस प्रमुख ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसमें जो एफआईआर दर्ज किया उसमें सटीक शब्दों में यह बात को लिखा कि बम ब्लास्ट करना यह उनका मुख्य मकसद नहीं है, बल्कि भारत की संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक प्रणाली को ध्वस्त करना है। यह राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मालेगांव और अन्य जगह पर जो बम ब्लास्ट किए गए हैं 22 जगह पर, तो इन पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, दयानंद पांडे, हिमानी सावरकर, संदीप डांगे, आसिमानंद, शंकराचार्य पांडे, इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा था, बम ब्लास्ट का केवल मुकदमा नहीं चल रहा था। पेज नंबर 69 पर पुरोहित बोलता है इस संविधान को मानना ही नहीं है, नॉकिंग डाउन ये एक ही तरीका है। रमेश उपाध्याय जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है उसका बयान पेज नंबर 72 पर आया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अस, विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अस, अनदर कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू द प्लेस, देन हिंदू राष्ट्र इज इस्टेब्लिश्ड। यह संविधान हमारे लिए अनुकूल नहीं है। रमेश उपाध्याय आतंकवादी बोल रहा है, यह संविधान ब्राह्मणों के लिए अनुकूल नहीं है, हम इसे स्वीकार करते नहीं हैं। दूसरा संविधान इसके स्थान पर आएगा और तब जाकर हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। सुधाकर द्विवेदी ने पेज नंबर 67 पर कहा राज्य व्यवस्था का हमारे यहां कुछ पौराणिक शास्त्र है, हमारी जो स्मृतियां है वही हमारा संविधान है ब्राह्मण समाज का, और इस समय 14 स्मृतियां है हमारे इस देश में, उन सभी को हम इकट्ठा करेंगे। पुरोहित ने कहा वेदों के मुताबिक बताया गया है कि सनातन धर्म अर्थात वैदिक धर्म ही हमें चाहिए। बाहर हिंदू हिंदू बरगला रहे हैं, मगर गुप्त मीटिंग में कहा हमें वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। और उन्होंने घोषित कर दिया कि हम भारतीय संविधान को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट इस बात का, मालेगांव का जो कोर्ट केस के मामले में जो जजमेंट दिया है, उन जजेस को ये जो फरीदाबाद में
और अन्य 4 जगहों में जो सीक्रेटली मीटिंग हुआ देश के संविधान को बदलने के लिए, तो जिन जजेस ने ये जजमेंट दिया उन जजेस को इसका जवाब देना होगा। इसलिए हम अभियान चलाएंगे, क्योंकि मालेगांव बम ब्लास्ट के और फरीदाबाद के गुप्त मीटिंग से क्या पता चला, बम ब्लास्ट करना मुख्य मकसद नहीं था, भारत के संविधान को बदलना मुख्य मकसद था, वैदिक राष्ट्र की उद्घोषणा करने के लिए बम ब्लास्ट था। ये बातें हैं। आसिमानंद ने जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने कबूल किया था, वो कह रहा है कि मैं नागपुर में आरएसएस के ऑफिस में था और इंद्रेश कुमार ने भारत भाई के सामने सुनील को 50,000 रुपए दिए थे, तो आईएएस के एजेंट है। बहुत गंभीर मामला है। इंद्रेश कुमार के संदर्भ में असीमानंद ने कबूल किया था कि आईएसए का एजेंट है इंद्रेश कुमार, जो बोध गया में कांड करवाने में उसका हाथ है। 13 मई को वहां वो रुका था। और मेरा यह आकलन है कि इंद्रेश कुमार ने ही, अनुमान है, इंद्रेश कुमार ने ही, आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने ही बोध गया में 2013 में बम ब्लास्ट करवाया था। क्या इंटरेस्ट है इंद्रेश कुमार का बोध गया में जाने के लिए? जो टेररिस्ट ब्राह्मण है उसका इंटरेस्ट क्या है? जिसने बम ब्लास्ट किए उसी को मुसलमान का मौलाना घोषित किया। मौलाना इंद्रेश कुमार मौलाना है ये आरएसएस की भाषा में। ये बौद्धों का नेता है, भारतीय बौद्ध संघ को गाइड करता है। कुंभ मेले में डुप्लीकेट भिक्खू को लाकर चेयर पर बैठकर डुप्लीकेट भिक्खू के द्वारा स्वागत करवाया। बुर्खा पहनी हुई आरएसएस की वर्कर महिलाओं को हनुमान चालीसा पढ़ाया। वो गजब के लोग हैं आरएसएस के लोग। मैं इस मामले में और एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं जो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर का एक कॉल रिकॉर्डिंग था जो टैपिंग किया गया था और जिसमें प्रज्ञा सिंह ने यह कहा था इतने कम लोग क्यों मरे। एक खबर लीक हो गई थी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही थी कि मालेगांव में लोग मरे हैं मगर इतने लोग क्यों मरे। तो ये एविडेंस है, उसी का स्कूटर था। देखो, जो आरटीओ विभाग किसी गाड़ी को परमिशन देता है तो उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। जिस स्कूटर का इस्तेमाल बम ब्लास्ट करने के लिए किया वो स्कूटर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। कितना बड़ा एविडेंस है। दूसरा एविडेंस उसका टेलीफोन रिकॉर्ड है। कितना बड़ा एविडेंस है। मगर एक बात सामने आई। मैं आज मोहन भागवत को एक सवाल पूछ रहा हूं। कि 11 फरवरी 2011 को आरएसएस का स्पोक्स पर्सन भैयाजी जोशी, शायद हंसबोले भी होंगे, और आरएसएस के प्रमुख लोग 11 फरवरी 2011 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलने गए थे और उसकी बड़ी सुर्खियां बनी थी और उन्होंने ज्ञापन भी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री को सौंपा था आरएसएस के स्पोक पर्सन भैया जोशी के द्वारा। और 11 फरवरी 2011 को आज तक के आज भी ऑनलाइन वो खबर है जिसका शीर्षक था आरएसएस, और उसका शीर्षक था मालेगांव अजमेर हैदराबाद विस्फोट मामले में सरकारी जांच को दुष्प्रचार की साजिश का हिस्सा बताते हुए राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस ने इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से जांच करने के लिए कहा। एक स्वतंत्र आयोग गठित करने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखा
और मुलाकात के समक्ष समय यह मांग किया। संघ ने, मनमोहन वैद्य ने कहा, संघ का यह स्पष्ट मानना है कि कर्नल पुरोहित की भूमिका राजनीतिक थी और वह अपने विवेक के आधार पर कुछ नहीं कर रहा था। उसकी कोशिश संघ को और सहयोगी संगठनों में दरार पैदा करने की थी। उसने सरसंघ चालक भागवत और इंद्रेश कुमार को मारने की साजिश रची, जिसका पता महाराष्ट्र एटीएस के आरोप पत्र से चलता है। और उन्होंने यह डिमांड किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और तमाम टेररिस्ट ब्राह्मण को कभी भी रिहा न किया जाए। जब जांच सही तरीके से चल रही थी, ये सवाल मैं मोहन भागवत को पूछ रहा हूं और यह सवाल अभी तत्कालीन पीएम नहीं है, सोनिया गांधी जिंदा है और राहुल गांधी जिंदा है, इन दोनों को भी यह सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आपको तो उन्होंने डिमांड दिया, लिख कर दिया और यह कहा कि ये लोग मोहन भागवत को और इंद्रेश कुमार को मारना चाहते हैं, रिटर्न में मेमोरेंडम दिया और अभी एनआई के कोर्ट ने इनको तो बाइज्जत बरी कर दिया। मेरा सवाल मोहन भागवत से है, मनमोहन वैद्य से है, भैया जोशी से है। 2011 में ये आपको टेररिस्ट लग रहे थे जब जांच प्रक्रिया पूरी हो गई थी और आरएसएस आतंकवादी संगठन है, ये एटीएस के द्वारा जांच में पता चल गया था कांग्रेस को। तो उन्होंने मीटिंग में ये कहा कि आप इनको रिहा मत करो। आज वो रिहा होने का एनआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो भैया जोशी, मनमोहन वैद्य, मोहन भागवत, अब तुम्हारी नैतिक परीक्षा है, तुम्हारा दायित्व है कि उस समय 2011 को आरएसएस रिकॉर्ड के साथ पकड़े गए थे और आरएसएस का नाम के साथ इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा था। तब आपने दावपेच बदला और कहा कि आतंकवादी है, इनको कभी नहीं छोड़ा जाए। अब तो छूट गए हैं। अब इंद्रेश कुमार को, मोहन भागवत को, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मार सकता है। उनके हिसाब से क्या करोगे? 2011 को लिखित में दे रहे थे, इनसे खतरा है। 2014 में ईवीएम घोटाला किया और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को घोटाला करके पार्लियामेंट में पहुंचाया और वहां जाकर उसने मुंह से गंदगी निकालने के अलावा कुछ नहीं निकला। जो नाली की गंदगी होती है वो गंदगी उसके मुंह से निकलती थी। कोई संवैधानिक काम हुआ उसके जरिए से नहीं होता था। तो अब नैतिक सवाल है कि मोहन भागवत, भैया जोशी क्या इन टेररिस्ट लोगों को अंदर डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि 2011 में भले ही बोल दिया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी बनाया। तो राष्ट्रद्रोह का कार्य आरएसएस बीजेपी से करवा रहा है। मेरा जो ओपिनियन बन रहा है, ओपिनियन बन गया है कि केवल आरएसएस को बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि बीजेपी को पहले नंबर पर बैन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने इन टेररिस्ट ब्राह्मणों को रिहा किया। इस आधार पर बीजेपी देशद्रोही पार्टी है और देशद्रोही पार्टी होने के नाते उनके नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, नड्डा को, जिन्होंने एक आतंकवादी को चुनवा कर लाया, उनको जेल होनी चाहिए। जबकि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी हम जा सकते हैं। अगर आप भारत के जजेस को मैनेज कर सकते हो तो यूएनओ में भी हम आरएसएस को बैन करने का केस दाखिल कर सकते हैं। होना न होना अलग बात है, मगर हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर आरएसएस को बैन करने की डिमांड कर सकते हैं। आखिरी एक सबूत मैं आपको दे रहा हूं, वो सबूत ये है, आखिरी बात ये है कि एक खबर आई थी 24 अगस्त 2017 को।
एक खबर आई थी 24 अक्टूबर 2017 को। 2017 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, और यह खबर आई थी इंडियन एक्सप्रेस में। और ये दो खबर आई थी, एक 24 अगस्त 2017 को और दूसरी एक खबर आई थी 26 अगस्त 2017 को। और वो खबर केवल और केवल इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, और वो खबर भारत के किसी मीडिया में नहीं आई थी। नेशनल मीडिया को हम टॉयलेट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इस खबर पर डिबेट चलाया नहीं, जबकि डिबेट चलाना चाहिए था, चर्चा विमर्श करना चाहिए था। तो 24 अगस्त 2017 को जो खबर आई है उसका हेडिंग है, और यह खबर लिखने वाला व्यक्ति का नाम है दीप्तिमान तिवारी, नई दिल्ली। खबर है आर्मी उनकी तरफ से है, यह कर्नल पुरोहित ने कहा, आर्मी ने कहा मगर उसकी फोड़ हमने खोल दी। 24 अगस्त की खबर थी, पुरोहित कह रहा था आर्मी उनकी तरफ से है, यह कर्नल पुरोहित ने कहा, मगर आर्मी ने कहा हमने पुरोहित की पूरी खोल दी। हेडिंग है। उस खबर में कुछ जानकारी है जो दीप्तिमान तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इस खबर को अंग्रेजी में लिखा था। खबर में यह लिखा हुआ है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, कि एनआईए के कोर्ट ने इसको भले ही बरी किया हो पुरोहित को और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पुरोहित को नंगा किया, ऐसा जांच रिपोर्ट में बात आई है। ऐसी खबर 24 अगस्त 2017 को आई। खबर में यह पता चलता है मालेगांव बम विस्फोट, देखो उसी के संदर्भ में खबर है, मालेगांव बम विस्फोट 2008 के प्रमुख अपराधी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में बेल मंजूर करने के बाद नई मुंबई के तलेजा कारागृह से बाहर निकलते हुए वो नजर आ रहे हैं। कर्मठ हिंदुत्ववादी संगठन में एक जासूसी करने वाले अफसर के तौर पर वह उस संगठन में घुस गया था। वैसी जानकारी भी उसने अपने उनके वरिष्ठ अफसर को दी थी। इसी बात पर कचहरी में उसकी जमानत मंजूर हुई। देखो मंजूर होने का वजह भी गजब की है, उसने मान्य किया कि वो अपराधी गतिविधि में शामिल है, फिर भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया। मिलिट्री मेरी तरफ से है, ऐसा उसने अपने एक साक्षात्कार में कहा, बार बार कह रहा था। किंतु गुप्तचर विभाग सूचित करने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, डीजीएमआई ने जब उनकी तहकीकात की, तब उनके ध्यान में आया, उनके जांच में आया कि इसकी जांच होगी। इसकी खबर मिलते ही उसने यानी पुरोहित ने स्वयं को बम विस्फोट के मामले से दूर रखने का प्रयास किया, और महाराष्ट्र एटीएस ने यह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिरासत में लेने वाले हैं, इसका पता पुरोहित को लगते ही उसने उसकी गुप्त जानकारी निकालना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल में भी यह कहा गया है कि संबंधित अफसर बहुत दगाबाज और शस्त्र के गैर कानूनी मामले में उलझा हुआ है, और वह इस मामले को दबाने का काम कर रहा है। जांच अहवाल में यह भी कहा गया है कि उसकी पत्नी अपर्णा पुरोहित ने भी जांच अधिकारी के सामने यह कबूल किया कि हो सकता है पुरोहित, मेरे पति पुरोहित इस्लाम की बहुत घृणा करते हैं, और इसलिए वे मुस्लिम के खिलाफ गतिविधियों में उलझे गए होंगे। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की पत्नी अपर्णा पुरोहित ने भी मान्य किया कि उसका पति टेररिस्ट एक्टिविटी में सहभागी है। 27 जुलाई 2011 को पेश किए गए जांच अहवाल पर उस वक्त
एडीजीए ने, एमआई ने, यानी जनरल प्रमुख ने, मेजर ने दस्तखत किए हैं। उस अहवाल में कहा गया है, मिलिट्री के अहवाल में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधि में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उलझे होने के से प्रथम जानकारी उस वक्त के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर ने उस वक्त के आर्मी चीफ को 22 अक्टूबर 2008 को इसकी जानकारी दी थी। उस वक्त पंचमढ़ी के एईसी ट्रेनिंग सेंटर में अरबी भाषा सीखने के लिए पुरोहित ने अपना नाम दर्ज किया था, जिसमें मालेगांव बम विस्फोट में 8 लोग मारे गए थे तथा अन्य 80 लोग जख्मी हो गए थे। वह विस्फोट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। किंतु एमआई के डायरेक्टर ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने जब पुरोहित की तहकीकात करने के लिए पंचमढ़ी पहुंचे तब उनकी मुलाकात की गुत्थी तुरंत सुलझ गई, क्योंकि पुरोहित के पुणे के घर पर एटीएस ने छापे मारे हुए छापे के बारे में तथा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बम विस्फोट में साझेदारी के बारे में मीडिया ने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब कुछ निर्धारित मामलों में अपनी तहकीकात होगी, यह पुरोहित की समझ में आ चुका था। इसलिए बम विस्फोट में शामिल लोगों के साथ अपना नाम न जोड़ सके, लिहाजा उसने अपने करीबी लोगों को मोबाइल बंद करने को तथा फर्जी नाम का इस्तेमाल करने का सलाह दिया था। ऐसा उस अहवाल में कहा गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्यूरो के आईजी ने, डायरेक्टर ने, जनरल ने मान्य किया है पुरोहित आतंकवादी है। अब एनआई कोर्ट उसको बरी कर रहा है, तो मिलिट्री देश हित का काम कर रही है। मिलिट्री के सर्वोच्च पद वाले व्यक्ति ने जो जांच रिपोर्ट किया उसको मालेगांव बम ब्लास्ट केस के मामले में दाखिल किया, एनआई ने उस पर क्या फैसला लिया। इससे लग रहा है कि यह फैसला बीजेपी प्रायोजित फैसला है और सारे सबूतों को दरकिनार रखकर इन टेररिस्ट ब्राह्मणों को रिहा किया गया। आगे उस रिपोर्ट में कहा है कि एटीएस की ओर से साध्वी को गिरफ्तार करने की पुष्टि उनके दूतों से होते ही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने SCLU कंपनी का IO यानी देवलाली उन्हें फोन करके उसकी जानकारी दी और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ही मालेगांव बम विस्फोट मामले में हाथ है, यह अहवाल जबलपुर के CCLU टीम को पुरोहित ने लिखने को कहा। तहकीकात करने वाले अहवाल में यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान पुरोहित का बर्ताव बेहुदा था और लगातार नदारत रहना, बेहद धर्मांध व्यवहार रखना और पंचमढ़ी में स्थायी हुए रिटायर्ड AEC अफसर से सेमी ऑटो कार्बाइन खरीदना, इस तरह के मामले जांच के दौरान में आए हैं। तहकीकात करने वाले अफसर ने जब उनकी पत्नी से मुलाकात की, अपर्णा पुरोहित से, तब उन्हें बेहद ताज्जुब लगा और उसने उन पर इल्जाम लगाया कि धार्मिक गतिविधियों से दूर रहने का कहने के बावजूद भी मेरे पति पुरोहित उसकी एक बात नहीं मानी। और आगे उसने यह भी कहा कि उन्हें इस्लाम के प्रति बेहद घृणा है और इसलिए उनके खिलाफ गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहते थे। अरे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की पत्नी ने मान्य किया कि मेरा पति टेररिस्ट है। जांच में आगे यह भी उजागर हुआ कि पुरोहित के पास अनोखा ग्रंथालय था जिसमें शिवाजी महाराज की, अरबी भाषा की और छोटे बच्चों पर लिखी हुई किताबें थी। मुस्लिम दृष्टिकोण में एक मराठी लेखक ने लिखी हुई किताब उसने गुप्त मीटिंगों में कई बार जिक्र किया था। हिंदू महासभा की सावरकर गुट की एक किताब उनके घर में थी। एक बंद पड़े हुए ग्रंथालय से
उसने शिवाजी की एक किताब प्राप्त की थी और बताने के लिए उन्हें बहुत अभिमान लगता था। यानी वो शायद उसने चोरी किया होगा ग्रंथालय से और ये बताते वक्त उसको बहुत गर्व होता था। एक पुरानी तलवार भी उनके घर में, पुरोहित के घर में थी, जो पेशवेकालीन ब्राह्मण सैनिक की थी, ऐसा उनका कहना था। यह अहवाल में यह भी कहा है कि पुरोहित के पास एक MUV गाड़ी तथा 6 फोन थे। 7 अक्टूबर से 24 अक्टूबर इस काल में उन्होंने इन मोबाइल का इस्तेमाल अपने साथियों को फोन कॉल तथा SMS के जरिए सूचना देने के लिए किया था। उसके करीबी साथियों का काम होने के बाद उपयुक्त मोबाइल बंद करके दूसरा नया सिम कार्ड लेने के लिए उसने कहा था, ऐसा अहवाल में कहा गया है। अहवाल में यह भी कहा गया है कि पुरोहित को पूछा गया कि क्या उनका अभिनव भारत के अपराधी रमेश उपाध्याय और भोसला मिलिट्री एकेडमी से ताल्लुक है। इस पर वो भड़क गया। मिलिट्री के अहवाल में यह भी कहा गया है कि बम विस्फोट के मामले में मात्र वह कितनी हद तक लिप्त है, इसका उसने जरा भी पता नहीं चलने दिया। तो मोहन भागवत, तुम देशभक्ति के लिए इन आतंकवादियों को रिहा करवाने का ऑर्डर दे रहे हो और मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, डायरेक्टर जनरल ने उसको तो दोषी घोषित कर दिया। दूसरी खबर आई थी 26 अगस्त 2017 को, ये भी दीप्तिमान तिवारी नई दिल्ली से करस्पॉन्डेंट थे और उसका हेडिंग था शस्त्रास्त्र के गैर कानूनी गतिविधियों में पुरोहित अपराधी है। यह गुत्थी आर्मी के तहकीकात से खुल गई। इस रिपोर्ट से यह पता चला कि कर्नल पुरोहित 2008 के पहले भी आतंकवादी गतियों में लिप्त था। 2011 में भी वह लिप्त था, यानी सबूत मिलने के बाद भी वो आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा था। और उसने कई सारे गन, इसमें कहा है आर्थिक लाभ के लिए शस्त्रों का सौदा और कारोबार में पुरोहित लिप्त था। उसने ऐसा भी कहा कि शुरुआत में उसके पुणे के आयुध विक्रेता से ताल्लुकात थे, किंतु उसके बाद उसने राकेश दावड़े के साथ कारोबार शुरू किया। देखो, राकेश दावड़े का भी नाम आया। राकेश दावड़े ये मालेगांव मामले का अपराधी है। DGMI के मुताबिक गैर कानूनी शस्त्रास्त्र तथा हथियार धावड़ी को आसानी से इसके जरिए से मिलते थे। शस्त्रास्त्र की लेन देन में पुरोहित शामिल था, ऐसा अहवाल में मान्य किया है। 1 मई 2005 को पुरोहित ने उनका NPS 7.65 MM पिस्तूल पुणे के आर्म्स डीलर को बेचा। उपयुक्त हथियार की बिक्री गैर कानूनी है। उसी दिन उसने .32 MM NB बोर रिवॉल्वर, एक हथियार अंबरनाथ की मशीन टाइप प्रोपोराइटर टाइप फैक्ट्री से प्राप्त की। अंबरनाथ बॉम्बे के ठाणा जिले से उसने एक बंदूक हासिल की। वेपन लाइसेंस के रजिस्टर से उपयुक्त मामले दर्ज हुए। भरोसा जीतकर तथा आर्थिक लाभ देकर उपयुक्त अफसर ने दोनों सरोकार किए। अहवाल में यह भी बताया कि 2006 दिसंबर 2007 के दौरान उसका 0.32 mm पिस्तौल पुणे में बिक्री के लिए भेजकर किया। वह हथियार अब लेफ्टिनेंट कर्नल ने PS पुरोहित इन्हें देवलाली के मणिपुर से स्पेशल कुरियर से भेजा गया था। उपयुक्त औजार पुणे के आर्म्स डीलर को 35,000 रुपए में गैर कानूनी ढंग से बेचा था। तो उसकी आर्थिक ब्यौरे भी है, कई 30,000 है, कई 35,000 है, कई 50,000 है। तो ये सारा आर्थिक लेन देन इलीगल ढंग से कर रहा है, इलीगल ढंग से हथियार बेच रहा है। और राकेश धावड़े का नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लिया है। और उस अहवाल में यह भी कहा कि पुरोहित ने अभिनव भारत के अटल गुट को समझाया कि उपयुक्त RSS का नेता IAS का एजेंट था। यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट में
ये भी बात मान्य किया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आईएएस का आतंकवादी ग्रुप का एजेंट है। ये रिपोर्ट ने मान्य किया। और अजय राहीरकर को, जो अभिनव भारत का आतंकवादी ब्राह्मण था, 3.5 लाख रुपए देने को उसने कहा था। ये आवाज ने कहा है कि पुरोहित पर यह भी इल्जाम लगाए गए हैं कि ग्रेनेड की खरीदी के लिए पुरोहित को पैसे मिल गए थे और झूठे मामले में कई हितचिंतक को आर्म्स लाइसेंस प्राप्त करने की उसकी सहायता की थी। बहुत विस्तृत से ये खबर छपकर आई है। इस खबर का वो रिपोर्ट को राष्ट्रहित के लिए मिलिट्री विभाग के जनरल को मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि जो रिपोर्ट आपने मालेगांव बम ब्लास्ट में दिया उसको सार्वजनिक करे। अगर एनआईए का कोर्ट इनको निर्दोष घोषित करता है तो मिलिट्री का इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट का क्या होगा? मोहन भागवत ने एनआईए के जजमेंट में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चैनल पर देखा, उसको पूछा आपकी क्या राय है, तो भागवत ने प्रतिक्रिया दिया, जो कुछ है वो कोर्ट ने सब कुछ बता दिया है। इसका मतलब है कि मोहन भागवत ने उस फैसले का स्वागत किया। एक सवाल है, अब राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते हैं, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया है, मगर जो आज आरएसएस और बीजेपी की देश पर नाजायज सत्ता है, नियंत्रण है, इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस के मालेगांव बम ब्लास्ट के सबूत मिल गए थे। कांग्रेस की सत्ता थी तब आसिमानंद ने कबूली जवाब लिख कर दिया था। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का जो लाइव डिटेक्टिंग, क्या बोलते हैं इसको सर, लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट किया हैदराबाद में, और पुरोहित ने मान्य किया कि वो आरएसएस का वर्कर है, बाद में मिलिट्री का आदमी है। तो पुरोहित आरएसएस का वर्कर है, इसलिए बीजेपी आरएसएस ने उनको जजेस को मैनेज करके क्या ये फैसला दिया। और इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद उनको बचाए। अब बातें साफ हो गई है, 26/11 का हमला समांतर अटैक करने वाली आईबी और आरएसएस के टेररिस्ट लोगों ने मिलकर किया था, और यह बात छुपाने के लिए 26/11 के अटैक के लिए उज्जवल निकम ने मदद किया था। इसके लिए उज्जवल निकम को राज्यसभा बख्शिश के तौर पर दी गई। यानी आज का मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आरएसएस बीजेपी प्रायोजित फैसला, न्याय के मापदंड वाला फैसला नहीं, वो कई सारी बातों का खुलासा कर रहा है। उज्जवल निकम इसी दौर में, इसी दरमियान राज्यसभा पर कैसे गए, तो कल मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा। मगर आरएसएस का विरोध करने वाली कांग्रेस चुप है, और आज जो आरएसएस की, बीजेपी के ब्राह्मणों की अनियंत्रित जो सत्ता है, उसका मूल जड़ सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस के ब्राह्मण हैं। कांग्रेस वालों के पास सबूत मिल चुके थे कि आरएसएस को हमेशा के लिए पाबंद किया जा सकता था, बीजेपी को भी बैन किया जा सकता था, और उन चित्पावन ब्राह्मणों को, जो टेररिस्ट ब्राह्मण है, उनको सूली पर चढ़ाया जा सकता था, मगर उनको बचाने का काम कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी ने प्रायश्चित किया तो भी उसको बहुजन समाज माफ नहीं करेगा। अगर उसने मान्य किया तो भी बहुजन समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस और भाजपा एक ही है, आरएसएस और भाजपा एक ही है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने ईवीएम घोटाला किया, और ईवीएम घोटाला करके
2 बार बीजेपी की सत्ता लाई और सत्ता लाकर कांग्रेस बीजेपी का नाटक के तौर पर विरोध कर रहे हैं। वास्तविक उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ईवीएम आने के कारण ही ये गलत फैसला बीजेपी के प्रभाव में दिया गया है। मैं एक मामले पर और बात करने वाला हूं जो बाद में बात करूंगा कि 2006 में आरएसएस के घर में ही कार्यकर्ता बम फोड़ते हुए पकड़े गए थे। उस मामले का क्या हुआ? खैर, आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर यह सारा कांड हो रहा है, तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आरएसएस के टेररिस्ट लोगों को फ्री कर दिया जा रहा है और जजेस को मैनेज करके फ्री किया जा रहा है, तो मैं स्वतंत्र भारत का एक आम नागरिक हूं। मैं भारत के तमाम लोगों को अपील कर रहा हूं, आरएसएस को बैन करने के लिए आरएसएस के मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा लेकर जाना होगा। यह मैं आपको दरख्वास्त करता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।